नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बजट आ गया, अंतरिम बजट। बजट आता है तो अक्सर लोग देखते हैं इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, खुश। मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो अरे यार सरकार ने कुछ नहीं दिया। बस ये ऊंची ऊंची चीज़ें लोग देखते हैं और बजट को छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें आप देखना नहीं चाहते, और उसकी वजह यह है कि वो बड़ी तकनीकी तौर पे उलझी हुई होती हैं और उनका हमको कुछ मतलब समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाती हैं। आज के वीडियो में हम ये समझते हैं कि बजट का सीधा सीधा मतलब मेरे और आपके देश के लिए क्या है। हमारी जो सरकार है, जो अभी चुनाव में जाने वाली है, उस सरकार ने इस देश को किस हाल में पहुंचाया है, ये बजट से दिखाई देता है। लेकिन मसला ये है कि ये थोड़ा टेढ़ा मामला है। आज हम एकदम सरल तरीके से, सरल भाषा में कठिन बजट की उलझी हुई वित्तीय चीज़ों का मतलब समझेंगे, बहुत सरल भाषा में। और मेरी कोशिश होगी कि आप तुरंत समझ जाएं, एकदम पंचतंत्र की कहानी की तरह, कि इस बजट का मतलब मेरे और आपके और इस देश के लिए क्या है। चूँकि बहुत सारा डेटा है, इसलिए आंखों में आंखें डाल के बात कम हो पाएगी, थोड़ा झुकना ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये बहुत अहम मसला है और बजट के बारे में जानकारी ज़रूरी है, इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा इत्मीनान से देखें ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। बजट बोले तो क्या, आपकी महीने में तनख्वाह आती है, आपको पता है भाई मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए तो इतना रुपया EMI में जाएगा, इतना रुपया मैं यहाँ खर्च करूँगा, इतना रुपया मैं बचाऊँगा और इतना रुपया मैं बच्चों के फीस में दूंगा, इतने पैसे मैं पेट्रोल डला लूँगा। तो ये एक पूरा साल का आप हिसाब किताब अपने घर का बजट बनाते हैं कि भैया सब्जी इतने की ले आऊँगा तो मेरा जो कुल मिला के ये खर्चा आ जाएगा और ये मेरी कमाई है, इसमें से मैं इतना खर्चा करूँगा। तो ये हिसाब एक लगा के रखते हैं। उसमें थोड़ा प्रोविज़न रख लेते हैं, भाई शादी ब्याह आ जाएगा, किसी को कुछ देना वेना पड़ा तो उसके लिए पैसे हो गए, है ना। कहीं आना जाना पड़ गया, ट्रैवल करना पड़ गया तो उसके लिए पैसे निकाल लिए। तो ये आप एक हिसाब किताब लगाते हैं। और जब यही हिसाब किताब जब देश के लिए लगाया जाता है तो वहाँ पर भी सरकार यही बताती है बजट में कि भैया हमारे पास जो पैसे हैं वो इतने पैसे आएंगे और उसमें से इतने पैसे इस चीज़ पे खर्च करेंगे। तो अगर हम सरकार के पैसे कहाँ से आएंगे इसका अगर गणित देखें तो हमको अच्छा इस सब चीज़ में हमको देश की हेल्थ भी पता लगती है। मसलन घर के बजट में अगर आपने ऊपरी कमाई लिखा है कहीं 40 रुपये, तो पता चलेगा ये आदमी 40 रुपये जो है ये रिश्वत खा के ला रहा है या ऊपरी कमाई है इसकी, है ना। तो उसी तरह से जब सरकार का बजट है और भारत सरकार का बजट जब मोदी सरकार का रख के बैठते हैं तो आपके सामने पैसे सरकार लाती कहाँ से ये दिखेगा। वैसे आपको देख रहा है सरकार तरक्की कर रही है, देश यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप सब आपके पास रहता है। लेकिन बजट का दस्तावेज बता रहा है कि 28% पैसा कर्जे से आ रहा है, कर्जा और बाकी अन्य लायबिलिटीज से। यानी 28% जो निम्मोताई ने या निर्मला सीतारमण ने जो बजट आपको बताया है कि हम ये करेंगे, उसमें से 28% काम, यानी समझ लीजिए कि 2 कम 30% काम पैसा उधार लेकर करेंगे। यानी जो आपके घर का बजट बन रहा है, अगर 10,000 का खर्चा है तो उसमें से 2,800 रुपये आप उधार लाएंगे तब घर चलेगा। तो ये देश जो चल रहा है इसमें 28% उधार ला के ये सरकार देश चला रही है। और ये जो खर्चे होते हैं ना, अनाप शनाप आपको दिखता है, अयोध्या में दिवाली बन रही है, कहीं वहाँ पे आपका हाईवे बन रहा है, नया संसद बन रहा है, नया महंगा वाला विमान आ रहा है, ये जितने भी शाह खर्ची आपको चारों तरफ दिखाई देती है, जो उत्सव बन रहे हैं, ये उत्सव इस कीमत पे बन रहे हैं कि 28% पैसा उधार ले रही है सरकार, बोरोइंग्स पे। इसके अलावा सरकार की कुल कमाई का 19% पैसा इनकम टैक्स से आता है, जो आयकर वसूला जाता है मुझसे, आपसे, हम सबको लगान। कॉरपोरेट को तो इन्होंने काफ़ी राहत दी हुई है। तो 19% पैसा वहाँ से आता है, 18% पैसा GST और अन्य टैक्सेस से आता है, 17% कॉरपोरेट टैक्सेस से आता है।
देश में सबसे ज़्यादा कमाई कॉरपोरेट करते हैं। हम और आप जो टैक्स देते हैं, हम तो कॉरपोरेट के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। लेकिन कॉरपोरेट कुल 17% पैसा टैक्स दे रहा है, हम लोग 19% दे रहे हैं। कौन लोग? मिडिल क्लास लोग। कौन? जो इनकम टैक्स पेयर हैं। इनकम टैक्स पेयर कौन? जिनकी की इनकम आयकर के दायरे में आती है, मोटा मोटा 5 लाख से ऊपर वाले। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू है 7%, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की सिर्फ 5% है, कस्टम 4%, और बाकी तरह से कैपिटल रिसीट्स यानी कर्जा लेना, माल बेचना, घर के बर्तन भांडे बेचना, उस तरह से जो आपको पैसा आता है नॉन रेवेन्यू, वो आता है आपका कुल मिला के सिर्फ नेग्लिजिबल है 1% के आसपास। तो आपको पता चला कि आपका देश कर्जे पे चल रहा है। 28% पैसा हिंदुस्तान की सरकार कर्जे से ला रही है। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका भी कर्ज में चलता है, वहाँ के कर्जे और यहाँ के कर्जे में अंतर समझिए। क्या हम आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में अपने देश की सरकार की कमाई 28% बढ़ाने वाले हैं क्या? तो फिर हम इतना कर्जा क्यों ले रहे हैं? अब हम देखेंगे कि सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है। अभी जो खर्चा लिया है इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म डेट भी है, 40-40 साल लंबा कर्जा है। तो सरकार, आने वाली जो सरकारें होंगी उनके ऊपर ये बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आप ये देखें कि रुपया खर्च कहाँ होता है। तो जो चार्ट हम देखते हैं उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, मैं चार्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो 20% है। यानी 5 रुपये सरकार कमाती है तो 1 रुपया उसमें से ब्याज में दे देती है। इस देश की सरकार जिसने 28% कर्जा लिया हुआ है, वो 1 रुपये की कमाई में से 20 पैसे सिर्फ कर्जा चुकाने पे खर्च करी, ब्याज पे, कर्जा चुकाने पे भी नहीं। इसके अलावा सरकार का जो टैक्स और ड्यूटीज़ में जो राज्य सरकारों का हिस्सा है वो 20% चला जाता है 1 रुपये में से, यानी 40% पैसा तो केंद्र सरकार का ऐसे चला गया। इसके अलावा 16% पैसा केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं उन पे खर्च होता है। आप सोचिए, हर वक्त मुफ्तखोरी, ये वो दुनिया भर की बातें लोग करते हैं, सिर्फ 16% पैसा उस पर खर्च हो रहा है जिसमें पूरा देश पल रहा है। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पे 8%, इसके अलावा डिफेंस पे 8%, केंद्र से प्रायोजित स्कीमों पे करीब 8% और 9% अदर्स पे, सब्सिडीज़ पे कुल भारत की सरकार 6% पैसे खर्च करती है और पेंशन्स पे उसका कुल 4% पैसा जाता है, जिसमें ओपीएस एनपीएस का झगड़ा हम लोग रोज झेल रहे हैं। तो अब आप एक स्थिति समझिए देश की सरकार काम कैसे करती है। इसमें एक स्कीम नहीं है, एक भाषण नहीं है, एक डायलॉग नहीं है, कोई झूठ बोल के भी नेता नहीं निकल सकता है, सामने है। हमारे देश की सरकार इतने रेवेन्यू पैदा नहीं कर पा रही है, दुनिया भर का अनाप शनाप टैक्स कलेक्शन करने के बावजूद, कि उसके जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, तो उसके लिए वो 28% कर्जा ले रही है। यानी देश चलाने के लिए जितना देश के लोगों से लोन ले रहे हो, अगर उतने ही पैसे में देश चलाओ तो कोई बुराई है क्या? किफ़ायत से घर चला लो। लेकिन आप कर्ज लेते जाते हो, थोड़ा बहुत ले लो, 10% ले लो, 15% ले लो, 20% ले लो, सिर्फ इसलिए कि आपको चुनाव जीतना है। तो लोगों को देखना चाहिए, भाई अपने घर पे बहुत खर्चा कर रहा है, कारपेट लेके आया है, महंगा वाला सोफा लेके आया है। आगे जाके कर्जा चुकाने की स्थिति हो या नहीं हो, लेकिन ये एक वोटर को बेवकूफ़ बनाना, हम विश्वगुरु हो गए, महान हो गए, वगैरह वगैरह, और कर्ज से देश चलाना, ये तस्वीर हमको मोटा मोटा बजट का जो ओवरव्यू है उससे निकल के आ रही है। एक और चार्ट में आपको एलोकेशन का चार्ट दिखा रहा हूँ, जो भारत सरकार जो पैसा खर्च कर रही है। इस चार्ट में आप केवल डब्बे देख लीजिए। सबसे बड़ा डब्बा ब्याज चुकाने का है, यानी देश कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है, और जो ब्याज है ये सरकार के ऊपर लायबिलिटी है, जो उसको चुकाना ही चुकाना है। इसमें वो सारा पैसा है जो उसने आपसे लिया हुआ है, मुझसे लिया हुआ है, कहाँ से नहीं लिया हुआ। और ये वो है ब्याज जो केंद्र सरकार का है। राज्य सरकारों ने जो जहाँ ब्याज लिया हुआ है वो उसमें नहीं दिख रहा है। इसमें वो ब्याज भी नहीं दिख रहा है
जो छोटे मोटी जगहों पे यहाँ वहाँ सरकारें प्रशासन के स्तर पर ले लिया जाता है। इस देश का काम सरकारें कर्जे से चला रही हैं और हमको किसी तरह से उल्लू बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि ब्याज पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये एलोकेशंस हैं, यानी ये पैसा सरकार ने तय किया है कि खर्च करना है। अब अगर आप हकीकत देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम खर्चा कर रहे हैं। दुनिया में भारत सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। दुनिया में हथियार बेचता कौन है? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, वो सारे युद्ध बवाल सब कराती हैं। क्यों कराती हैं? हथियार बेचने के लिए, इसीलिए कराती है ना। तो अमेरिका क्या चाहे कि आप उसके हथियार खरीद लो, यही तो होता है ना। तो भारत अपने घर में रोजी रोटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे, इस सब को छोड़ के सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे कर रहा है? डिफेंस पे। आप इस चार्ट को देख लीजिए, यानी ये देश ऐसा है जिसमें नागरिकों पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सुरक्षा पे पैसा खर्च हो रहा है और ये बजट बढ़ता चला जा रहा है। अब एक राष्ट्रवादी सरकार इन्हीं सब चीज़ों पे पैसा ज़्यादा खर्च करती है। अब जरा एक पहलू देखिए कि आप 28% ब्याज ले रहे हैं, पैसा 28% पैसा देश का ब्याज पे ला रहे हैं और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो ब्याज आपने लिया, कर्जदार बने, उस कर्जे के पैसे में से आप हथियार खरीदने पे खर्च कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर खर्च कर रहे हैं जहां से आप ब्याज ले रहे हैं। आप IMF, वर्ल्ड बैंक, मतलब पश्चिमी ताकतों से आप ब्याज पे पैसा लेते हैं और पश्चिमी ताकतों के आप हथियार खरीद रहे हैं। 6,21,540 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट है आपका और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बजट है ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का 2,68,000 करोड़ का। देश भर में जितने हाईवे और ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है उससे करीब करीब 2.5 गुना 3 गुना बजट आप सिर्फ हथियारों पे खर्च कर रहे हैं। हथियार लॉबी, हथियारों की दलाली, दुनिया भर में हथियार का कारोबार सिर्फ और सिर्फ दलाली और कमीशन से चलता है। बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी ताकतें उसको खरीदी जाती हैं। जो नहीं बिकता उसको मार दिया जाता है, जहां नहीं बिक रहा होता वहां युद्ध करा दिया जाता है। हथियार की दुनिया की नंगी सच्चाइयां बिखरी पड़ी हैं, जितनी चाहें पढ़ लें, मेरे भी 50 वीडियो मिल जाएंगे आपको। और सबसे ज़्यादा, ऐसा पहले नहीं था, हथियारों के टॉप के हम खरीदार बने हुए हैं। ऐसा कौन सा टेंशन हो गया, किस देश के साथ हो गया, कौन सा तनाव हो गया, कौन सा सीमा पे तनाव बढ़ गया। अच्छा, डिफेंस में कर्मचारियों पे खर्चा नहीं कर रहे हो आप। आपने वो 4-4 साल के लिए लोगों को रखने का काम कर लिया, वहां से लायबिलिटी भी हटा रहे हो आप पेंशन की, उधर खर्चा नहीं करना चाह रहे हो आप। और हथियार हथियार हथियार। तीसरे नंबर पे रेलवे का बजट है। अगर आप रेलवे, डिफेंस और ग्रामीण विकास का बजट मिला लोगे, माफ कीजिए, आप रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और ग्रामीण विकास, इनका बजट अगर मिला लोगे तो तीनों का मिला के जितना खर्चा करते हो उतना आपका डिफेंस पे खर्चा हो रहा है। दूसरे नंबर पे आप रोड ट्रांसपोर्ट पे, तीसरे में रेलवे पे, चौथे नंबर पे कंज्यूमर अफेयर्स पे, पांचवें नंबर पे होम अफेयर्स पे, छठे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट पे, केमिकल फर्टिलाइजर पे 7वें नंबर पे, कम्युनिकेशन पे 8वें नंबर पे, एग्रीकल्चर पे 9वें नंबर पे और एजुकेशन में 10वें नंबर पे। आप 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो इस बार के बजट में एजुकेशन में, बच्चों को पढ़ाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आपने पढ़ाई को छोड़ दिया है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और 1,20,000 के मुकाबले 6,21,000 रुपये आप डिफेंस पे खर्च कर रहे हो। करीब करीब 6 गुना, 6 गुना नहीं तो 5 गुना तो है ही। हथियार पे 5 गुना खर्च शिक्षा के मुकाबले। सेहत का भी यही हाल है, एग्रीकल्चर का भी हाल यही है। 1,27,000, थोड़ा ही सेहत से ज़्यादा है। यानी कृषि पे भी और किसान के कल्याण पे भी सरकार का खर्चा कुल 1,27,000 करोड़ रुपए है, जबकि 6,20,000 करोड़ के आसपास आपका डिफेंस का खर्चा है। इससे आपको अपने देश का चरित्र दिखाई देता है। अभी तक का बजट
समझ में आ रहा है आपको? हम अपनी जो कमाई है घर में आई है उससे हम क्या कर रहे हैं? हम पेट नहीं भर रहे हैं, हम पिस्तौल तमंचा खरीद रहे हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड को भी कम तनख्वाह दे रहे हैं, हथियार खरीद खरीद के ला रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हथियार का व्यापारी जो है वो बॉस उसको सेट करके रखना है, चला के रखना है। पैसे नहीं है तो वो हमको पैसे दे रहा है कर्जे पे, तो कर्जा ले ले, बस मेरे हथियार खरीद ले। ये इतना सीधा नहीं है, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपको, ओवर सिंप्लीफिकेशन भी आप कह सकते हो, लेकिन चीज़ें वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इस तरह का सीन दिख रहा है। भारत में रेलवे का किराया बढ़ रहा है, रेल में तमाम तरह की आपकी सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर सब कुछ महंगा हो गया है, चाय से लेके, खाने से लेके, आने से लेके, जाने तक। लेकिन रेलवे का बजट देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। और रेलवे का बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि रेलवे को चकाचक करने के बाद इसको प्राइवेटाइज करना है, इसको ऐसा बना देना है कि आसानी से अडानी जैसा कोई खरीद ले। अभी उसकी मोटी कमाई नहीं हो रही है, इसलिए किराए बढ़ाने हैं, इसलिए सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, इसलिए छोटे गरीबों वाली जनरल बोगी वाली पैसेंजर ट्रेन ख़त्म करनी है, महंगी महंगी ट्रेन लानी है, ताकि मोटी कमाई हो सके, नोट छाप सकें उद्योगपति। उसके बाद में कौड़ियों के दाम हम उनको दे देंगे। आप देख लीजिए रेलवे का पूरा पैटर्न, रेलवे के खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं, सब आपके सामने दिख रहा है। 2015 से लेके रेलवे का खर्चा आज कम से कम 1.5% से 5% पर पहुंच गया है। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कई गुना बढ़ गया रेलवे का खर्चा। अब आप आते हैं कि जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा अभी तक होता आ रहा है, ये चार्ट आपको बताएगा कि दवाइयाँ कितनी महंगी हुई हैं। आप जानते हैं इलाज, डॉक्टर की फीस, हर चीज़ महंगी हो गई है। अस्पतालों के बिजली, पानी, सब चीज़ों के खर्चे महंगे हो गए हैं। लेकिन इस चार्ट को आप देखेंगे तो इस चार्ट में जो इलाज के ऊपर भारत की सरकार खर्चा करती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और हेल्थ रिसर्च पे मिला के जो पैसा सरकार खर्च कर रही है, वो पैसा ना के बराबर बढ़ाया गया है। यानी आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं कम की जा रही हैं लगातार। अगर आप देख लें तो ये 20 से लेके अब तक का अगर ट्रेंड आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में, ये सारे चार्ट द हिंदू से लिए मैंने, तो उसके हिसाब से आपकी हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती की जा रही है, हमारे स्वास्थ्य पे खर्चा कम किया जा रहा है। क्योंकि जो दवा पहले 10 पैसे की आ जाती थी वो तो हो गई 30 पैसे की, और सरकार करीब करीब उतने ही पैसे खर्च कर रही है। तो स्वास्थ्य पे खर्च बजट में इसको आप कटौती मानिए। ये आपको एक चीज़ और दिखाई देती है। अब आ जाइए रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसीप्स। इसका मतलब क्या होता है? एक होता है राजस्व, जो सरकार के पास पैसा आता है, यानी कि टैक्स से आया पैसा, एक्साइज का, जीएसटी का पैसा, यानी ये वो पैसा है जो कमाई से आता है, जो सरकार कमाती है। जो भी कहें आप, सरकार की कमाई तो टैक्स ही है, उससे आता है। और जो पीले वाले डंडे दिख रहे हैं ये कैपिटल रिसीप्ट्स है। यानी हिंदुस्तान में जो मैंने बताया था 28% सरकार ने केवल कर्जा लिया हुआ है। उससे अगर आप आगे जाके सोचें तो 28% खर्चा चलाने के लिए इस साल का है ये मामला। इस साल जितना खर्चा चलेगा उसका 28% कर्जा लेके चलेगा। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें उनका जो हिसाब किताब है। अब ये चार्ट जब आप देख रहे हैं तो आप कैपिटल और रेवेन्यूज़ का अंतर देखिए। रेवेन्यू से आने वाला पैसा और कैपिटल से आने वाला पैसा, ये क्या होता है इसको आप समझिए। जो पैसा किसी प्रकार की लायबिलिटी पैदा ना करे, आ जाए तो आ जाए, मतलब उसको बाद में चुकाना ना पड़े, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई संकट ना हो, ना तो आपने घर का सामान बेचा हो आपने, ना आपने किसी से कर्जा लिया हो, वो होता है रेवेन्यू, यानी आपकी कमाई। यानी घर के उदाहरण से देखें तो आपका वेतन। लेकिन कैपिटल है कि आप घर का एक लोटा गिरवी रख के कुछ लोन लेने, या घर का एक कमरा बेच दें, आप किराएदार रखेंगे तो रेवेन्यू में आएगा। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल। और कैपिटल रेवेन्यू में जो अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो है वो नेचर है
दोनों का वो अलग अलग है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो रेगुलर नेचर का है। सरकार टैक्स अगले साल भी कमाएगी, उससे अगले साल भी कमाएगी, लेकिन कैपिटल हर साल नहीं कमाया जाएगा, उसको अलग से लेना पड़ेगा लोन या कुछ और। कुल मिला के बर्तन भांडे बेच के, फैक्ट्रियां बेच के, इंडस्ट्री बेच के, रेलवे बेच के, ये बेच के, निजीकरण करके जो पैसे आप जुटाते हो, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस बेच के, वो है कैपिटल। और रेवेन्यू वो है जो आप टैक्स वैक्स कमा रहे हो, कमाई कर रहे हो, सरकार की कंपनियां कमाई करके दे रही हैं, वो सारा। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये अनुपात आपको बताता है कि हमारे देश में जो पीले डंडे हैं, इतना बड़ा शेयर कैपिटल का है, और ये नीला वाला डंडा है, ये नियमित कमाई का डंडा है। तो ये बताता है कि हमारे देश में हम सब किस तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। जब आपका कर्जा इतना सारा बढ़ता जा रहा है तो आपकी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए ना, लेकिन सरकार का बजट घाटा लगातार बढ़ाता जा रहा है। देखिए, कोविड के टाइम पे तो मानते हैं सरकार की कमाई नहीं हुई, कहीं से रेवेन्यू आया तब ऊपर गया तो समझ में आता है, उसके बाद से तो वो सामान होने को तैयार ही नहीं है। आप चार्ट देखिए, तो जो घाटा है सरकार का, राजकोषीय घाटा, या इतनी कठिन भाषा की जगह सीधे सीधे मेरे घर में जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है वो दिखाता है ये फिस्कल डेफिसिट वाला चार्ट, यानी घाटे ही घाटे में मामला। जो केंद्र सरकार की मेजर स्कीम्स हैं उसमें पहले 15,000 करोड़ रुपए सरकार देती थी, और वो अभी ये फसल बीमा योजना की बात कर रहा हूँ, उसको भी कम कर दिया, 14,600 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए कि देश भर में जो किसान का जो फसल बीमा है, क्या फसल की कीमत नहीं बढ़ी है? क्या फसल की लागत नहीं बढ़ी है? और अब तो सरकार ने बाकी जगहों पे भी कटौती कर दी है। तो अगर आपने उतना ही रखा है, इसका मतलब यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि किसान की आपको भलाई करनी है, तो आपने किसान का नुकसान कर दिया, ये बजट कह रहा है। इसके अलावा अलग अलग सेंट्रल स्कीम जो हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना में 2200 करोड़ रुपए देते थे, आप पहले उसको 1738 करोड़ कर दिया है। आपको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, खाओ, आप क्या करोगे? और जो अन्नदाता इनकम आश्रय योजना, ये मिनिमम गारंटी स्कीम हो गई एक तरह से, ये किसान की, उसमें जो सरकार पैसे खर्च करी थी उसको कम कर दिया, यानी इसका मतलब ये है कि कम लोगों को इसका लाभ मिलेगा इस स्कीम का। वो डिटेल बाद में आएंगी। इसके अलावा यूरिया पे जो सब्सिडी थी वो कहाँ 1,65,000 करोड़ रुपए थी, जो 1,19,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। सीधे किसान को यूरिया पे दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी गई है, और ये माना जा रहा है कि ये WTO के दबाव में की गई है, क्योंकि फसल पे अगर सरकार सब्सिडी देती है तो वो नुकसान होता है, लेकिन ये किसान को जो नुकसान हो रहा है, और उस किसान के लिए खेती करना महंगा हो जाएगा, खेती की कीमत बढ़ जाएगी, और फिर किसान जो है वो जाहिर बात है ज़्यादा पैसे मांगेगा खेती के। बाज़ार में बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उम्मीद करता हूँ अब तक आपको बजट सरल लगा होगा। इसके अलावा अलग अलग सेंट्रल स्कीम जो हैं, जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी पोषक तत्वों पे जो आप सब्सिडी देते थे उसको 60,300 करोड़ से घटा के 45,000 कर दिया है, 25% से ज़्यादा की कटौती कर दी है। न्यूट्रिएंट महंगे हुए अलग बात है, इसमें वो सब है जो आयरन वायरन कूट पीट के मिलाते हैं इसमें, किसमें? फोर्टिफाइड राइस में। तो ये कुल मिला के एक तस्वीर हमारे बजट की उभरती है, और ये तस्वीर कहती है कि भारत की सरकार मत कमौआ कहते हैं बुंदेलखंड में, कुछ लोग नाकारा कहते हैं, कुछ निकम्मा कहते हैं, उस तरह की बन गई है। कमाना धमाना कुछ नहीं, और कर्जा लेके घर चलाना, और उस कर्जा लेकर भी शान मारना, नई नई कमीज, नए नए कपड़े, नया नया स्टाइल। ओ भाई देख रहे हो मेरा पेन 1 लाख रुपए का है, उस मोड में रहना। प्रधानमंत्री का मैं विश्व गुरु बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मेरा इतना महंगा हवाई जहाज होगा, ये होगा, तमाम सारी चीज़ें, दुनिया भर के महंगे महंगे हथियार खरीदना। वो गांव में नहीं होता हथियारों का शौक, मेरे पास AK-47 है टाइप का,
महंगे महंगे हथियार खरीदना, और जिससे हथियार खरीद रहे हो उन्हीं से कर्जा लेके खरीदना। और कुल मिला के इस देश पे 28% इस देश का खर्चा इस सरकार के प्रबंधन के अंदर कर्जों से हो रहा है। ये आज का बजट अंतरिम बजट बजाता है, पूर्ण बजट आएगा अभी, जो भी आएगा बाद में, और ये चुनाव से पहले का है। तो उम्मीद करता हूं आप इस बजट की सबसे कठिन बातों को सरल तरीके से समझ गए होंगे, जैसी मैंने कोशिश की है। और अगर किसी को लगा हो कुछ समझने में असुविधा हो रही है, कमेंट करके बता सकें, ताकि भविष्य के लिए मैं अपने आप को और सुगम बना सकूं। नमस्कार, जय हिंद।